नमस्कार। अ रिफ्रेशिंग संडे मॉर्निंग टू ऑल। एक नई सुबह, एक नया दिन और नए जोश के साथ मैं अनामिका आप सभी दर्शकों का हर दिल अजीज़ कार्यक्रम बिहार बिहान में बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं हूँ आपके साथ शक्ति। दर्शकों, अगर बात करें रविवार के दिन की तो कहते हैं कि रविवार का दिन काफ़ी रिलैक्सिंग मूड वाला दिन होता है। इस दिन किसी बात की जल्दी नहीं होती है, स्कूल जाने की जल्दी नहीं होती है, ऑफिस जाने की जल्दी नहीं होती है, किसी भी तरह का वर्क प्रेशर हमारे ऊपर नहीं होता है, इसलिए हमारा मन काफ़ी शांत और स्थिर होता है। इसलिए दर्शकों, आज के सुबह की शुरुआत में कुछ बहुत ही सुंदर पंक्तियों से करना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप उन पंक्तियों की गहराई को समझेंगे और उसे अपने जीवन में शामिल करने की कोशिश करेंगे। मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया हो, जिसके नसीब का था शायद उसे मिल गया हो। मुस्कुराओ अगर कभी हार जाते हो, उस जीत की ज़रूरत शायद तुमसे ज़्यादा किसी और को थी। मुस्कुराओ जब यह सोचकर हताश होते हो, ये होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता। ज़रा सोचिए, इससे बुरा होता तो क्या होता। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। पता है अनामिका, जब हम मुस्कुराते हैं तो ये किस बात को दर्शाता है कि हम कितने ताकतवर हैं, कितने हिम्मत वाले हैं, कितने आत्मविश्वासी हैं। ज़िंदगी में परेशानियां तो आती जाती रहेंगी दर्शकों, ज़रूरत है हमें खुशियों को चुनने की। और दर्शकों, ज़िंदगी काफ़ी आसान होती है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अच्छा सोचे, अच्छा कार्य करें, अपने साथ साथ दूसरों की परवाह करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, फिर देखिए ज़िंदगी कैसे मुस्कुराती है। क्यों अनामिका, क्या तुम सोचती हो इस बारे में? बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ शक्ति। किसी ने क्या खूब कहा है, लाइफ इज़ लाइक अ मिरर, व्हेन यू स्माइल एट इट, इट स्माइल्स बैक एट यू। यूँ तो हम जीवन में बड़े से बड़ा काम आसानी से कर देते हैं, फिर ऐसा क्यों है कि हम मुस्कुराना ही भूल जाते हैं? क्या ये इतनी महंगी है या फिर इतना मुश्किल है? ये तो एक ऐसा तोहफ़ा है जो हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, जो हम खुद को दे सकते हैं और दूसरों को भी। एक छोटी सी मुस्कुराहट हमारा हौसला बढ़ाती है। एक छोटी सी मुस्कुराहट हमें भरोसा दिलाती है कि जीवन में मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। इसीलिए हंसते रहिए, खुश रहिए और दूसरों की मुस्कुराहट की वजह बनिए, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तभी हम दूसरों को भी खुश रख सकते हैं और तभी वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो कार्यक्रम की सुंदर शुरुआत हो चुकी है और इसे और सुंदर बनाते हैं महापुरुषों द्वारा कहे गए कथन। अनमोल वचन वे कथन हैं जो हमारे जीवन को सही दिशा देती हैं, हमें प्रेरणा प्रदान करती हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं आज के अनमोल वचन पर। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदे आप पर भी पड़ती हैं। महात्मा गांधी। दर्शकों, जैसा कि कहते हैं कि स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें हमारे स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना चाहिए और योग सबसे सर्वोच्च माध्यम है अपने आप को स्वस्थ रखने का। दर्शकों, जैसा कि आज ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है, ऐसे में आइए जानते हैं डॉक्टर मनीषा सिन्हा क्या कुछ बता रही है हमें इस विशेष स्टोरी के माध्यम से। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो माँ का दूध है उसको हम लोगों ने अमृत से कंपेयर किया होता है। माँ के दूध में जो एक स्पेशल सब्सटेंस निकलता है जिसको हम क्लोस्ट्रम कहते हैं, वो कोई भी फार्मूला फेड मिल्क में वो पाया नहीं जा सकता है। वो इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चों का IQ भी, आज हम लोगों ने सर्वे किया है कि जो बच्चे माँ का दूध लेते हैं उनका इंटेलिजेंट क्वोशेंट भी काफ़ी हायर होता है उन बच्चों से जिनकी बिजी वर्किंग मदर्स बच्चों को दूध डब्बा वाला दूध पिलाती हैं। और इनफैक्ट मैं तो कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, हम लोगों ने देखा है कि जो माएँ अपने बच्चों को अपने काम के चलते दूध नहीं पिला पाती हैं उन्हें स्तन का कैंसर भी ज़्यादा होता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मैं कम समय में नहीं बता पाऊँगी कि माँ का दूध को क्यों हम लोगों ने अमृत कहा है। बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं, वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे अगर बच्चों को माँ का दूध नहीं मिल पाएगा। तो अभी आपने देखा डॉक्टर मनीषा सिंह ने हमें कितनी अहम जानकारियाँ दी। अगर हम बातों का ध्यान रखें तो हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। क्यों शक्ति? बिल्कुल। और इसी के साथ दर्शकों, वक्त हो चला हमारे आज के मेहमान से रूबरू होने का। दर्शकों, कहते हैं कि गुड नॉलेज, गुड कम्युनिकेशन एंड गुड अपीयरेंस, ये 3 ऐसी क्वालिटीज़ है जो हर किसी की चाहत होती है कि उनमें मौजूद हो और असल ज़िंदगी में भी इनका होना काफ़ी ज़रूरी है। फिर चाहे बात अच्छी नौकरी पाने की हो, कॉन्फिडेंस बूस्टअप की हो या अच्छी पर्सनालिटी की हो। और दर्शकों, कई दफ़ा ज़िंदगी में देखा
कहा जाता है कि किसी दुर्घटना के कारण या किसी बीमारी के कारण हमारे शरीर पर कुछ ऐसे दाग या कट मार्क्स रह जाते हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ऐसे में प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी विज्ञान के उन चमत्कारों में से एक है जिसके ज़रिए हम अपने अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स को ठीक कर सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं और अपने खोए कॉन्फिडेंस को दोबारा पा सकते हैं। तो इस चमत्कार के बारे में बड़े ही विस्तार से बातचीत के लिए आज हमारे बीच मौजूद है एक नहीं बल्कि दो विशेष अतिथि। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेष अतिथियों का। हमारे बीच मौजूद है भारत के जाने माने सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर संदीप शर्मा, साथ ही साथ यह फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन्स भी रह चुके हैं। संदीप सर, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। साथ ही साथ दर्शकों हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंटरनेशनल पैट्रॉन ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव एंड एस्थेटिक सर्जरी एसोसिएशन यूके और भारत के जाने माने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर भागवत माथुर। सर, आप दोनों का तहे दिल से स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। बहुत सही बात विज्ञान के बारे में तुमने कही है शक्ति। इस मॉडर्न एरा में हर कोई प्रेजेंटेबल दिखना चाहता है, अपना बेस्ट दिखना चाहता है। फिज़िकल अपीयरेंस का अच्छा होना हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, हमारी पर्सनालिटी को और इन्हांस करता है और समाज के बीच हमें एक अलग पहचान देता है, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, या यूँ कहें तो ये आज के समय की ज़रूरत बनते जा रही है। आज के कार्यक्रम में हम इन टॉपिक्स पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पर उससे पहले जैसा कि हम सब जानते हैं ये इंटायर वीक हम वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मना रहे हैं। इसे मनाने का पर्पस है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जानकारी दें, इसे इनकरेज करें, प्रमोट करें टू इन्हांस द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड एज वेल एज द मदर। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सो वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन टू द शो। सर, अगस्त 1 से अगस्त 7 तक हम वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मना रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वाई इज़ ब्रेस्ट फीडिंग इम्पेरेटिव फॉर द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड एज वेल एज द मदर, एंड ऑल्सो ये जागरूकता लोगों के बीच फैलाना कितना ज़रूरी है? हाँ, जिस तरह आपने कहा, शुरुआत भी करी, इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग ब्रेस्ट फीडिंग, एंड जितना वापस सोसाइटी में उसका इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है वो अच्छा कर रहे हैं, वो सब सरकार की ओर से भी प्लस संस्थाएं हैं जो कर रही हैं। इससे ऑब्वियसली बच्चे को सही पोषण मिलता है, तो गेट्स द बेस्ट स्टार्ट इन लाइफ, तो वो बहुत ज़रूरी है। और इन एडिशन पहले लगता था कि मदर के ऊपर या माता के ऊपर बोझ बन रहा है, उनकी हेल्थ कम हो रही है या उनके बॉडी शेप चेंज हो रहा है, तो वो सही नहीं है। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर द मदर एंड द चाइल्ड। और हम लोग हमारे कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जैसे हम लोग ब्रेस्ट कैंसर से डील करते हैं, तो इनफ स्टडीज़ हो चुकी हैं टू शो कि जो मदर्स ब्रेस्ट फीड करती हैं उनका रिस्क ऑफ कैंसर काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए उस तरह से भी ज़रूरी है। जी बिल्कुल, बहुत ही सही बात आपने कही सर, कि जैसा कि ना सिर्फ बच्चे के लिए बल्कि माँओं के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाएं। सर, आपसे जानना चाहेंगे भागवत सर कि जैसा कि अगर आज की बात करें तो महिलाओं में ये प्रॉब्लम, ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम काफ़ी सुनने और देखने को मिल रही है, और कहा जाता है कि एक कारण ये भी है अगर महिलाएँ ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर की जो चांसेस रहते हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसा कि सर ने भी जिक्र किया। तो चाहूँगी इसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, आपने सही कहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है उससे ब्रेस्ट कैंसर की संभावना वो कम होती है। तो उस लिहाज से ब्रेस्ट फीडिंग करवाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे यहाँ कई तरह की भ्रांतियाँ हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग से जो है ब्रेस्ट की शेप और ब्रेस्ट का लुक जो है वो बिगड़ जाता है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी जो है ये है कि बच्चे का पोषण और जो है ब्रेस्ट कैंसर की संभावनाओं को कम करना, उसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं सर आपके द्वारा? इंडिविजुअली तो ऑब्वियसली सब डॉक्टर्स हेल्प करते ही हैं, स्पेशली बिकॉज हम लोग प्लास्टिक सर्जन्स हैं, तो प्लास्टिक सर्जन्स का रोल ही तब आता है कि जब कुछ चीज़ बिगड़ गई है उसको सुधारना है, तो जहन में वो रहता ही है कि चीज़ ना ही बिगड़े तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो उस तरह काउंसलिंग एट पर्सनल लेवल मोस्ट प्लास्टिक सर्जन्स करते ही हैं, पर एज ए एसोसिएशन इसका हम लोग प्रचार और अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह से हम यहाँ पे भी आए हैं कि जितना हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सके हैं उसके लिए हम करते हैं। पर हमारा मोर इन रिलेशन टू नॉट टू ब्रेस्ट फीडिंग बट इन वुमेन्स ब्रेस्ट हेल्थ इन जनरल, के बी इट कैंसर अवॉइडेंस या कैंसर के बाद का लुक आफ्टर, या फिर बी इट के अदरवाइज और भी जो ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, मे बी डिजीज़ और मे बी अदर शेप इश्यूज़,
जो रिलेशनशिप्स को या फिर पर्सनल कॉन्फिडेंस जिस तरह आपने बोला था कर सकते हैं, उसको हैंडल किया जाए। जी सर, जी सर। सर आपसे जानना चाहेंगे, यूजुअली पीपल गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। तो आपसे जानना चाहेंगे क्या बेसिक डिफरेंस है और व्हाट इज़ द कॉमन प्रोसीजर? अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लास्टिक सर्जरी जो है एक ब्रॉड टर्म है जी। और कॉस्मेटिक और एस्थेटिक सर्जरी एज वेल एज रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ये प्लास्टिक सर्जरी की दो ब्रांचेज हैं। तो दोनों में जो है डिफरेंट तरह के जो है प्रोसीजर्स जो किए जाते हैं। तो कॉस्मेटिक सर्जरी है उसमें ये है कि आपकी प्रेजेंट में जो फॉर्म है उसको चेंज किया जा सकता है। जी। जबकि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में अगर कहीं भी किसी भी तरह के डिफॉर्मिटीज़ हैं, डिफेक्ट हैं, तो उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में बेसिकली जो है टिश्यू को शरीर के एक पार्ट से लेकर के दूसरे पार्ट में जो है लगाया जाता है या एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ जो है मूव किया जाता है। जबकि समाज में जो है अपने जिस तरह की भ्रांति है या जिस तरह की नॉलेज है वो ये है कि कॉस्मेटिक सर्जरी का मतलब है ब्यूटिफिकेशन। मैं उससे सहमत हूँ। जो भी प्रेजेंट में आप हैं जैसे दिखते हैं जी। उसमें अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो उसमें कॉस्मेटिक सर्जरी का रोल है, और कहीं कोई डिफेक्ट है तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का रोल है। अब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की भी कई तरह की ब्रांचेज हैं। जैसे एक तो बर्न्स है, सब लोगों को ये पता है कि प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है कि स्किन ग्राफ्ट लगाना जी। या बर्न्स को ट्रीट करना। तो बर्न्स जो है वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की एक सब स्पेशलिटी है। उसके बाद अपने यहाँ क्लेफ्ट्स होते हैं, जैसे बच्चों में जो है होठों का और तलवे का जो है उसमें गैप होता है, उसको क्लेफ्ट सर्जरी बोलते हैं। तो वो एक पार्ट है। उसके बाद जो है रिकंस्ट्रक्शन है। तो मेनली जो है ट्रॉमा के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन होता है, जहाँ कहीं जो है किसी तरह का डिफेक्ट हो जाता है, फ्रैक्चर के बाद फ्रैक्चर के ऊपर स्किन या जो है मांस का जो है लॉस होता है, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करना। फिर कैंसर के बाद जो डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे अपने यहाँ हेड एंड नेक कैंसर बहुत कॉमन है, तो मुंह का कैंसर, मुंह का, जड़बे का कैंसर है, जबड़े का कैंसर, टंग का कैंसर, तो उन कैंसर्स में रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो जब कैंसर निकालते हैं तो बड़ा सा जो है होल हो जाता है, तो उसको भरने के लिए टिश्यू दूसरी जगह से ला करके वहाँ लगाया जाता है। फिर ब्रेस्ट कैंसर है, चूँकि अपन आज ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर में भी जो है कैंसर निकालने के बाद जो डिफेक्ट हो जाता है तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करना। ब्रेस्ट कैंसर में कई बार जो है पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है, तो हम एज ए प्लास्टिक सर्जन, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन, हम उस पूरे ब्रेस्ट का भी जो है वैसा पुनर्निर्माण करते हैं, जो कि आज के दिनों में जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इनफैक्ट जिस मीटिंग के लिए हम लोग आए हुए हैं वो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन एंड एस्थेटिक सर्जरी की ही जो है मीटिंग थी, जिसमें डॉक्टर संदीप ने जो है शिरकत की, और भी जो है देश विदेश से जो हैं मेहमान आए हुए थे, और डॉक्टर वीना सिंह जो है यहाँ एम्स में जो हेड हैं प्लास्टिक सर्जरी की, ये सारी मीटिंग उन्होंने ही ऑर्गेनाइज़ की थी। जी, बिल्कुल। संदीप सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, plastic surgery is a boon for those who undergo major surgeries like cancer, chemotherapy, या फिर और इसमें एक सीवियर है एसिड अटैक, उसकी वजह से जो फेस और बॉडी डिसफिगर्ड हो जाता है, या फिर एक्सीडेंट की वजह से इंजरीज हो जाते हैं, सीवियर बर्न की वजह से जो स्कार्स हो जाते हैं। तो हाउ डज प्लास्टिक सर्जरी हेल्प इन रीगेनिंग द शेप ऑफ दैट अफेक्टेड एरिया? या देखिए, ये एसिड अटैक काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चीज़ है, वो भी कुछ एरियाज ऑफ द कंट्री, एंड बहुत घिनौना क्राइम है, बिकॉज उसके अंदर विक्टिम को काफ़ी सिग्निफिकेंटली डिसफिगर किया जाता है, मतलब उसका चेंज होता है। एंड वो इस तरह से फ्रॉम अ प्लास्टिक सर्जन पर्सपेक्टिव ऑल्सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग्स जो हम करते हैं। मतलब हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, कभी नॉर्मेलिटी आना बहुत मुश्किल है सर, तो क्योंकि वो जो ट्रॉमा से गुजरते हैं फिर हाँ, वो तो आप उनको लोगों को दोनों चीज़ों का होता है। Exactly. हर चीज़ में जब भी कुछ भी चीज़ का हमारा लॉस होता है तो पहले हमारा माइंड अफेक्ट होता है, Exactly. राइट। और जब चीज़ दिखती है कि ये तो परमानेंट लॉस हो गया है, आई मीन आप पैसा गया ज़मीन जायदाद की, तब मेहनत करके ला सकते हैं, इसके अंदर आप डॉक्टर पर डिपेंड करते हैं करने के लिए। तो इसलिए प्लास्टिक सर्जन का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर मोर फ्रॉम द टेक्निकल साइड इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, वेरी डिमांडिंग, काफ़ी उसके स्टेप्स चाहिए होते हैं उनको कराने के लिए, एंड ट्रीटमेंट काफ़ी लंबी रहती है।
तो डॉक्टर्स तो करते हैं, डॉक्टर्स को और एनकरेज करना चाहिए, पर मेरा मानना है सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है ये लेडीज़ को सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज इट इज सोसाइटी का प्रॉब्लम विच इज़ लेड देम टू दिस प्रॉब्लम। और सोसाइटी ना बचा सकी अपनी महिलाओं को, तो सोसाइटी को सपोर्ट करना चाहिए कि उनको बेस्ट ट्रीटमेंट मिल के आगे ला सकें। इट्स नॉट ओनली अ डॉक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी बट सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छे डॉक्टर्स को ट्रेन करें, उनको एनकरेज करें और लेडीज़ को हैंड होल्ड करें कि आप आइए और ट्रीटमेंट कराइए। बिल्कुल। ऐसे भी सर कहते हैं कि किसी भी देश को प्रगतिशील होने के लिए, विकासशील होने के लिए सबका एक साथ मिलजुल कर रहना और कार्य करना ज़रूरी है। जैसे कि सर अभी आपने जिक्र किया कि हम जनरली जो प्लास्टिक सर्जरी होती है उसमें हम एक बॉडी पार्ट के टिश्यू को हटा के दूसरे बॉडी पार्ट के जो अफेक्टेड बॉडी पार्ट टिश्यू थे वहाँ पे उसको फिट करके उसे हील करते हैं। अगर बात करें, अगर जैसे कि आपने ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्टिव की बात की, तो उसमें यू नीड टू हैव, मतलब अगर पूरे एक ऑर्गन आपको बनाना है तो उसके लिए उसमें आप किस तरीके से करते हैं? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ब्रेस्ट का ही। जी जी जी। ब्रेस्ट की जो संरचना है उसमें सबसे ऊपर स्किन की कवरिंग है, बिल्कुल। उसके अंदर फैट और ब्रेस्ट टिश्यू है, ब्रेस्ट के जो है ग्लैंड्स हैं, जी जी। और उसके ऊपर जो है स्किन पे निपल एरियोला जो है उस जी, है। जी। तो अगर एक ब्रेस्ट का निर्माण करना है, एक कैंसर के बाद ब्रेस्ट को निकाल दिया है, जी। तो जो डिफेक्ट है उसमें इन 3 चीज़ों की कमी है। निपल एरियोला की कमी है, स्किन एनवलप की कमी है, और अंदर जो है उसमें ब्रेस्ट टिश्यू की कमी है। तब हमको कुछ ऐसा टिश्यू जो है लाना है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जो कि उससे मिलता जुलता हो। तो अगर एक तो उसका तरीका ये है कि आप अपने शरीर से ही जो है किसी दूसरी जगह से जहाँ एक्सेस में स्किन और फैट है उसको जो है आप वहाँ से ट्रांसफ़र करें और उससे जो है ब्रेस्ट बनाएं। या फिर अगर शरीर में इनफ नहीं है तो फिर जो है इम्प्लांट बेस्ड रिकन्स्ट्रक्शन होता है जिसमें सिलिकॉन इम्प्लांट डाला जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि अपने शरीर से रिकन्स्ट्रक्शन करना, तो उसको हम कहते हैं ऑटोलॉगस टिश्यू रिकन्स्ट्रक्शन। आम तौर पे इस एज ग्रुप की महिलाओं में हमें एक सही मात्रा में टिश्यू जो है वो मिल जाता है। जो सबसे कॉमन है वो ये है कि पेट के जो लोअर हिस्से में, बेली बटन के नीचे वाले हिस्से में रीजनेबल अमाउंट ऑफ फैट जो है वो अवेलेबल होता है। तो हम क्या करते हैं कि स्किन का एलिप्स जो है, स्किन और फैट लोअर एब्डोमेन से उसके साथ उसकी ब्लड सप्लाई के साथ उसको निकालते हैं और उस पूरे के पूरे टिश्यू को शेप करके और चेस्ट पे लगा देते हैं। इस सब प्रक्रिया में इस टिश्यू की जो है ब्लड सप्लाई वो उसके साथ वहाँ ले जाना ज़रूरी है। अब अगर हम इसको यहाँ से उठा करके यहाँ लगाते हैं तो एज सच ब्लड सप्लाई नहीं जा सकती, तो हम उन ब्लड वेसल्स को निकालते हैं और उन ब्लड वेसल्स को ऊपर यहाँ चेस्ट में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि यहाँ पे अपने स्टर्नम के पास में ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्म पेट में ब्लड वेसल्स होती हैं, तो उनसे माइक्रो सर्जरी के द्वारा उनको कनेक्ट कर देते हैं। और जब उस टिश्यू में ब्लड जाना और आना वापस शुरू हो जाता है तो बिल्कुल वैसा का वैसा जो है एक जीवंत ब्रेस्ट बन जाता है। और इसके अलावा भी कई और जगह है जहाँ से टिश्यू लिया जा सकता है। बताया आपने कि इससे क्या होता है, लेडीज का टमी भी फ्लैट हो जाता है। हाँ, तो ये इनका स्पेशलिटी है खास, तो उसमें तो टमी इससे टकी हो जाता टमी है। हो जाता है और अपना नया, जी, तो जी, इसलिए सर, कहते हैं ना आपको कि 2 पार्ट्स गिव एंड टेक बिल्कुल। दोनों में फायदा है। जी, जी, सर। विन और ऐसा भी सर complicated मेडिकल होता लाइफ होगा, जो सर। होता है, मेडिकल साइंस हमारे लाइफ को ना सिर्फ बेहतर करती है बल्कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से भी बनाती है। अगर बात करें स्वास्थ्य की तो कहते हैं कि खेल भी हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ यात्रा है। Everyone desires to look presentable and beautiful, और दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर इन फैक्ट। सो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कॉमन ट्रेंड है जो लोग प्रेफर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करें तो? देखिए, पहले तो मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा कि आप नीड ऑफ द आवर कह रहे हो, इट हैज़ ऑलवेज बीन द नीड। करेक्ट। आप हमारे पुराने टेम्पल्स जाके देखिए, वो देखिए जो फिगर्स फॉर्म्स जो फेसेस हैं, दे माइंड ब्लोइंग। वर्ल्ड में कहीं पे Absolutely. इतनी ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल एंड ब्यूटी नहीं रही है, तो इसलिए वो ऑलवेज रहा है। वी आर एक्चुअली रीडिस्कवरिंग आवरसेल्व्स, ऐसा कह सकते हैं। That's right. पर यस, काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ कम अप। न्यू टेक्नोलॉजी से ज़्यादा 2 चीज़ें हुई हैं। वन इज़ सेफ्टी बढ़ी है। जैसी सेफ्टी बढ़ती है तो अवेयरनेस ज़्यादा होती है और डिमांड बढ़ता है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, एंड ऑब्वियसली वी आर अ प्रोग्रेसिव नेशन। काफ़ी कुछ चेंजेस अपने कंट्री में आ रहे हैं, तो इसका भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता गया। एंड सोशल मीडिया ने अवेयरनेस भी बढ़ा दिया है। कोविड ने लोगों को घर बिठा के कैमरा के साथ बिठा दिया, तो और अपने आप के बारे में कॉन्शियस हो गए हैं। जो लोग कभी देखते नहीं थे मिरर में, पूरे वक्त देखते रह गए हैं। तो उससे मतलब इन अ वे
हमारा भी डिमांड बढ़ गया है। जी। और से कॉमन ट्रेंड है जो ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, वो किस तरफ झुकाव रहता है लोगों का? देखिए कुछ नई चीज़ें आई हैं, जैसे बिकॉज ऑफ द करंट वो इज़ फेस रिलेटेड, यू नो कि एवरीबडी वांट्स के भाई मेरे यू नो क्रीजेस ना होए, मतलब जो रिंकल्स कहते हैं, झुर्रियाँ ना होए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। त्वचा अच्छी रहे, शाइन रहे, वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। साइंस ऑफ एजिंग ना दिखें, पर उसका वो भी है कि लोग अब मेंटेन भी अपने आप को बेटर करने लग गए हैं कि प्रॉब्लम्स ना होए। तो एंड प्लस फिटनेस का इम्पोर्टेंस हो गया है, तो लोगों को अपना बॉडी शेप भी मेंटेन करना है। तो ये काफ़ी मिथ है कि कॉस्मेटिक सर्जरी इज़ ओनली फॉर द रिच, या फिर यू नो बिन ज़रूरी टाइप चीज़ें हैं। इन माई प्रैक्टिस आई डोंट कम फ्रॉम, और आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग इन द मेट्रो सिटी के जहाँ के रिक्वायरमेंट अलग हैं। अदर दैन द मेट्रो सिटी तो 4 हैं, उसके सिवाय साधारण लोग हैं, उन लोग के रियल इश्यूज़ होते हैं जिससे वो एड्रेस कराते हैं। तो कहा जाता है कॉस्मेटिक सर्जरी, बट इज़ नॉट ट्रूली कॉस्मेटिक। से फॉर एग्जांपल आप लेडीज़ हैं, मदर हैं, 2-3 प्रेगनेंसीज के बाद बॉडी शेप आप जानते हो हार्मोन्स के कारण चेंज हो जाता है। नॉट नेसेसरी के वो अनफिट थे, लोगों के माइंड में वो है कि आप कोई लेडी शेप में नहीं है तो ये आलसी है। ऐसा नहीं है, मोस्ट लेडीज वर्क सो हार्ड। आप भी यहाँ पर भी हैं और घर पे भी काम चला रही हैं, कहीं पे कुछ शॉर्टकट नहीं है आपके लिए कुछ। तो बट स्टिल बॉडी डज नॉट कम इन लाइन, बिकॉज दैट इज़ के हार्मोनल चेंजेस जो हुए थे वो आपके कंट्रोल के नहीं थे। बोथ, एंड यू नो हार्मोन्स अफेक्ट द माइंड एंड द बॉडी। तो उसके बाद शेप में आने के लिए तो हक बनता है ना एक तरह से। तो हाउ डू दे गेट बैक इन शेप इन स्पाइट ऑफ फिटनेस? दैट इज़ वेयर कॉस्मेटिक सर्जरी कम्स इन। सो इट इज़ नॉट ट्रूली फ्रिवलस सर्जरी, मतलब जिस तरह से कि उसके बिना चल सकता है। इट चेंजेस लाइव्स। बॉडी शेप जगह पे आ जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वापस आ जाता है। इफ़ यू स्टार्ट फीलिंग लाइक व्हाट यू वर इन कॉलेज और स्कूल, तो आपके में जो अच्छी स्माइल है वो ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल सर। समटाइम्स इट्स द नीड ऑफ द लाइफ एंड समटाइम्स इट्स जस्ट अ चॉइस। ओके, भागवत सर आपसे जानना चाहेंगे कि अगर सर्जरीज़ की बात करें, जैसा कि अभी जिक्र हमने किया कि कभी इसकी ज़रूरत पड़ती तो कभी एक एज अ चॉइस हम लोग इसको ऑप्ट करते हैं, लेकिन दोनों में पेशेंट को माइंडसेट मतलब उनका एक क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे में आप पेशेंट को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, उनके माइंडसेट को प्रिपेयर करते हैं सर्जरीज़ के लिए? वो एक बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज हमको पेशेंट की जो नीड्स हैं जी, और वो किस तरह से सोचते हैं जी, उसके अनुसार ही जो है हमें पेशेंट से बात करनी पड़ती है, और उसके अनुसार ही हमें उनको प्रिपेयर करना पड़ता है। जी, जी। जी सर, आपका कैंसर के बारे में, रिकंस्ट्रक्शन के बारे में लोग को जो हेजिटेशन होता है, सर आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? इंडिया में तो बहुत लोग हेजिटेट करते हैं, पर वहाँ पे आप यूके में कैसे, वाई ज़्यादा लोग कैंसर रिकंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, इंडिया में कम करा रहे हैं? आपका क्या अनुभव है? उसके लिए जो है काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल सर। कि हम उस प्रोसीजर को किस तरह से जो है पेशेंट को समझाते हैं। तो हमारे यहाँ काउंसलिंग बड़ी स्ट्रक्चर्ड है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जिस सेंटर में मैं काम करता हूँ, तो हमारे यहाँ सबसे पहला जो स्टेप होता है कि जब कंसल्टेशन होती है कंसल्टेंट के साथ में, उसमें सारी चीज़ें जो है डिटेल में समझाई जाती है। उसके बाद जो है हमने एक नर्सिस का भी डिपार्टमेंट बना रखा है। तो कंसल्टेंट के बाद में जो है वो जाकर के ब्रेस्ट केयर नर्सिस के पास में पेशेंट जाता है, तो वो दोबारा जो है सारी चीज़ें उन्हीं की लैंग्वेज में, उन्हीं की भाषा में वो उनको समझाती हैं। और उसके बाद उनको जो है एक नंबर दिया जाता है कि इसके बाद भी जो है घर जाने के बाद आपको अगर किसी तरह की कोई जो है शंका हो, ये एक नंबर है, ये एक हेल्पलाइन है, तो वहाँ जो है आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उस तरह से 2-3 टायर में उनको इन्फॉर्मेशन देने की व्यवस्था है। मतलब उन्हें मेंटली प्रिपेयर करने की ज़रूरत है ना, बिकॉज जो उनके जो एक्सपेक्टेशन होते हैं, कहते हैं ना कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई रहता है। प्लास्टिक सर्जरी का जो ट्रेंड है और कॉस्मेटिक सर्जरी का इंक्रीजिंग डे बाय डे बढ़ ही रहा है, बट अगर सर्जरी की बात करें तो पीपल आर वेरी अप्रीहेंसिव कि ऐसा ना हो, पेन वाली जो बात है वो डरते हैं कि कहीं प्रोसेस पेनफुल तो नहीं, कहीं से कराने के बाद किसी तरह के हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ जाएंगे, या फिर कोई साइड इफ़ेक्ट भी है इसका। तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, बिकॉज यही चीज़ काफ़ी लोगों को आइदर हेजिटेट कराती है या कंफ्यूज कराती है। राइट। पहली बात तो ऐसा है कि व्हेन वी टॉक अबाउट प्लास्टिक सर्जरी, काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है और कौन करता है। फिर बात आ जाती है कॉस्मेटिक सर्जरी की, तो कॉस्मेटिक सर्जन कौन होता है और क्या करता है? तो बेसिकली कॉस्मेटिक सर्जरी इज़ अ पार्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी बहुत, जैसे डॉक्टर भागवत ने बताया था, चीज़ें होती हैं, उसमें से वन ऑफ द सबसेट्स इज़ कॉस्मेटिक सर्जरी। सो हु डज प्लास्टिक सर्जरी? और कॉस्मेटिक सर्जरी इज़ अ प्लास्टिक सर्जन।
तो पहली बात तो क्रेडेंशियल्स चेक करने बहुत ज़रूरी है। अक्सर शर्मा शर्मी में या अनजाने में लोग देखते भी नहीं है कि डॉक्टर के क्वालिफिकेशंस क्या हैं। तो कुछ भी चीज़ सही करानी है तो पहले तो आपको सही इंसान के पास जाना चाहिए। Correct. तो प्लास्टिक सर्जन के पास जाना है कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए, और ब्रेस्ट सर्जरी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट ओनली। नाउ उसके बाद आपकी बात आई कि पेन की, तो वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर अच्छे सेटअप में जो काम करता है नोज़ हाउ टू लुक आफ्टर हिज पेशेंट्स, हिज और हर पेशेंट्स। तो ये चीज़ आजकल के आधुनिक उसके अंदर एनेस्थीसिया है एंड मेडिकेशन इतनी अच्छी इम्प्रूव हो गई हैं कि सही चुना जाएगा, सही तरह से यूज़ करा जाएगा, तो फिर इट इज़ एक्चुअली अ वेरी रीजनेबली कंफर्टेबल प्रोसीजर। और प्लस जैसे डॉक्टर भागवत बोल रहे थे, अगर आपको काउंसलिंग और वो अच्छा रहे तो इट एक्चुअली बिकम्स क्वाइट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, बिकॉज कोई भी जर्नी भी अगर अच्छी होती है तो आउटकम ज़्यादा जातीदा लगता है एंड इट फील्स मोर सेटिस्फाइंग। बिल्कुल, ऐसे भी कहते हैं कि अगर आपको कोई परेशानी है तो हमें डॉक्टर से हर एक चीज़ डिटेल में जानना चाहिए, तभी उसके हम जड़ों तक पहुंच पाएंगे और उससे निजात पा सकेंगे। भागवत सर, आपसे जानना चाहूँगी कि अगर अकेडमिक टेन्योर की बात करें तो देखा जाता है कि ऑलमोस्ट सारे मेडिकल स्ट्रीम्स के 6 to 8 years होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू प्लास्टिक सर्जन इट टेक मोर देन 11 years। सो व्हाट डज इट टेक टू बी अ प्लास्टिक सर्जन? शक्ति, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। ये एक बड़ी साधना है। मैं आपको जो है पूरे सालों का ब्यौरा अगर दूं तो 6 साल जो है MBBS करने में लगते हैं, उसके बाद 3 साल जो है मास्टर ऑफ सर्जरी करने में, और उसके बाद फिर 3 साल जो है वो प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग में यहाँ इंडिया में लग जाते हैं। और उसके लिए भी जो है काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है, तो हो सकता है कि पहले साल आपको एडमिशन नहीं भी मिले। और उसके बाद अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो इसके बाद मैंने जो है सुपर स्पेशलाइजेशन किया माइक्रो सर्जरी में, उसमें मुझे तकरीबन जो है 5 साल और लग गए। तो ये पूरा एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है। डॉक्टर संदीप हमारे साथ हैं। डॉक्टर संदीप ने कॉस्मेटिक सर्जरी में जो है स्पेशलाइजेशन किया, तो इस तरह से उन्होंने जो है प्लास्टिक सर्जरी में MCH करने के बाद फिर जो है ये कॉस्मेटिक सर्जरी की ट्रेनिंग करी। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, मैं इसको साधना ही कहूँगा। बिल्कुल अगर सर, हमारे मेडिकल बीच- फील्ड बिल्कुल। एक साधना है, उससे कम नहीं है। हम जितना डेडिकेट होंगे, जितना ज़्यादा समय देंगे, हम उतना ज़्यादा और इसमें निखरेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही कहा भागवत सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ब्रेस्ट कैंसर के बाद जो सर्जरी होती है, ब्रेस्ट सर्जरी होती है, उसके कितने टाइम के बाद हम रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कर सकते हैं और क्या प्रोसेस होता है, कब कैसे कर सकते हैं? आपको मैंने पहले भी बताया कि आजकल ब्रेस्ट कैंसर में कैंसर निकालते हैं, जिसको मैस्टेक्टमी कहते हैं, उसके तुरंत बाद उसी टेबल पर उसी वक्त रिकन्स्ट्रक्शन किया जा सकता है। तो पेशेंट थिएटर में ब्रेस्ट के साथ जाता है और वापस नए ब्रेस्ट के साथ ही जो है वापस बाहर निकलता है। तो इसको हम इमीडिएट रिकन्स्ट्रक्शन कहते हैं। अब किसी कारण से कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या जो है पेशेंट मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, रिकन्स्ट्रक्शन एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसमें भी ये है कि ठीक है, उस वक्त जो है मैस्टेक्टमी हो गई, रिकन्स्ट्रक्शन बाद में भी किया जा सकता है, जबकि वो मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड है पेशेंट। तो आमतौर पे जो है साल भर बाद, 2 साल बाद कभी भी रिकन्स्ट्रक्शन किया जा सकता है। सर, एक नॉर्मल माइंडसेट और कंसेप्शन होता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, वो लेडीज़ जो ब्रेस्ट सर्जरी के लिए जाती हैं, तो क्या वो सर्जरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं? ये कितना सही है, कराया जा सकता है, नहीं कराया जा सकता है, क्या प्रिकॉशंस लेते हैं न्यू डिलीवर जो मदर बेबीज़ डिलीवर करती हैं उनके बाद? रिकन्स्ट्रक्टेड ब्रेस्ट से तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की जा सकती, राइट। और दूसरे ब्रेस्ट से ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल है। जी, ओके। संदीप सर, अगर आपकी बात करें तो यू हैव मोर देन 26 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, और सर आपने अपने लाइफ में ऑलमोस्ट 10,000 से भी ज़्यादा सर्जरीज़ की हैं। ऐसे में अगर हमारे बीच आप दोनों मौजूद होंगे तो बेशक चाहेंगे कि इसके बारे में, इस फील्ड के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएं जो आपको लगता है कि हमारे दर्शकों को जानना चाहिए। हाँ जी, थैंक यू। बेसिकली क्या है कि हमारा एम यहाँ पे आने का वो है कि टू टेल कि क्या क्या चीज़ें हम लोग करते हैं और क्या क्या चीज़ें हम राउंड द कंट्री जाकर हमारे कलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, उन लोग को हम नई नई टेक्निक सिखाते हैं। पर अगर सामने जिन लोग के लिए हम कर रहे हैं, जनता को अगर नहीं मालूम पड़े कि ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उसका आधा पर्पस डिफीट हो जाता है। सो उनकी बातें करें तो हमने एक तो है ब्रेस्ट कैंसर रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट एंड मेकिंग ऑफ अ न्यू ब्रेस्ट विच इज़ वेरी हाईली एडवांस्ड, जिसके लिए डॉक्टर माथुर इज़ एन वर्ल्ड एक्सपर्ट। उसके अलावा भी अदर ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे लंप इन द ब्रेस्ट कहते हैं कि गांठ है, या व्हाट वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो सोच के ही लेडीज़ डर जाती हैं, ना बताती हैं। तो वो एक गवर्नमेंट प्रोग्राम होना चाहिए कि स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है।
कि वो क्या उसके सिवाय। एंड ये अगर ब्रेस्ट लंप होता है तो अगर आप प्लास्टिक सर्जन के पास जाएंगे तो वो इस तरह से निकालेंगे कि आपके ब्रेस्ट पे निशान ही नहीं रहेगा। सो बेसिकली मतलब एक प्रॉब्लम था विच वॉज नॉन कैंसर, नॉन लाइफ थ्रेटनिंग, और उसका सॉल्यूशन हो गया विदाउट अ स्कार, तो दैट लेडी कैन गो ऑन टू हर नॉर्मल लाइफ विदाउट एनी टेल मार्क्स के कोई कुछ चिन्ह रह गया उसका विच इज़ अ बैड रिमाइंडर। वो एक चीज़ है। दूसरी बात तो ये है, वो अदर थिंग इज़ के जैसे ब्रेस्ट का साइज़ छोटा है, वन छोटा कहते हैं नॉट आउट ऑफ शॉक बट रियली बहुत छोटा है, तो वो अपने सोसाइटी के अंदर मैट्रिमनी में भी उसका इफेक्ट रखता है। तो वो अगर उसके लिए एनहांसमेंट कराते हैं तो दूसरों के लिए कॉस्मेटिक है, पर दैट लेडी के लिए तो इट इज़ अ लाइफ इशू। सही बात है ना। तो इट आई वुड नॉट कॉल इट कॉस्मेटिक। बाहर के लिए जो कमेंट करें लोग, पर ये सेम थिंग जिन जो लेडीज़ हैं जिनका हार्मोनल उससे इम्बैलेंस से जो भी बोलिए ब्रेस्ट बहुत बड़े हैं, आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू देयर साइज ऑफ बॉडी, तो उनको डेली फिजिकल एक्टिविटी पॉसिबल। जैसे आप कह रहे थे कि आपको स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, पर वो ऐसी लेडीज़ होती हैं बेचारी खेल ही नहीं सकती हैं, वो प्रॉपर स्पोर्ट्स वेयर नहीं पहन सकती हैं, अनवांटेड उनके पास अटेंशन मिलता है विच दे डोंट लाइक। सो वो अगर रिड्यूस करके उनके बॉडी साइज पे एवरेज ला दें तो हम उनके इनफैक्ट एक्चुअली वी आर गिविंग अ नॉर्मल पर्सन अ बेटर लिविंग। So it is not really a cosmetic surgery. So this is things which we specialize in, and this is things which are doable के breast का shape ऐसा बना दें कि absolutely normal है। सर्जरी के करने के बाद पता ही नहीं लगे कि इनका सर्जरी किया था। So those are the things जो अवेलेबल हैं। सर मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगी, आप इंडिया में हैं, पटना में हैं अभी, तो आपके विज़िट का क्या मिशन है, क्या अवेयरनेस लोगों को फैलाने की ज़रूरत है, एंड व्हाट ऑल थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, और कैसे क्या चीज़ें की जा रही है इस फील्ड में। हमारे पास समय की कमी है, तो चाहूँगी कि बिल्कुल दो जानना शब्दों में हमारे हम दर्शकों दोनों को एक एक करके बताएं। बता देंगे। मेरा मानना है कि यहाँ पर जैसे एम्स पटना है, इज़ अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट, वहाँ के डॉक्टर्स के हमारा इंटरेक्शन हो रहा है पिछले 3 दिन से, सो दे आर नथिंग शॉर्ट ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, तो उनका बेनिफिट लेना चाहिए। प्लस पटना के अदर डॉक्टर्स ऑल्सो केम फॉर द मीटिंग्स, दे हैव ऑल्सो टेकन बैक अ लॉट ऑफ मैसेजेस। तो ये चीज़ सुविधाएँ अवेलेबल हैं, इंडिया में हैं, अब यहाँ आपके डोर स्टेप पे भी हैं, तो प्लीज़ गेट अवेयर अबाउट इट। राइट सर। मैं एक लाइन में आपको बताऊं, क्योंकि मैं ब्रेस्ट कैंसर में स्पेशलाइज करता हूं, तो मेरा ये मानना है कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद हर महिला को ये राइट है कि उस ब्रेस्ट का वापस रिकन्स्ट्रक्शन करवाए। रिकन्स्ट्रक्शन पॉसिबल है, हमारे यहाँ पर एक्सपर्टीज़ अवेलेबल हैं जो है बहुत अच्छा रिकन्स्ट्रक्शन कर सकती हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि इट इज़ एन अफोर्डेबल ऑपरेशन, और लाइक ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन किया जा सकता है। और इसके साथ साथ कई डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटीज़ भी होती हैं, उन सब का इलाज पॉसिबल है, उन सब का करेक्शन पॉसिबल है। So thank you for all those informations and inputs. It was really a pleasure talking you, sir. थैंक यू, प्लेजर इज ऑल आवर्स। दर्शकों, हमें आज बहुत सारी जानकारियाँ मिली रिगार्डिंग प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। आमतौर पर ये कन्फ्यूजन, ये धारणा लोगों में बनी रहती है कि ये पेनफुल प्रोसेस है, हमें इससे कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है आज की जो जानकारी हमें मिली है, आपको सारे सवालों का जवाब आज मिल गया होगा। दर्शकों, इसी के साथ दीजिएगा हमें इजाज़त, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। लेकिन चलते चलते ज़रूर कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी जीने को मिली है, क्यों सोचने में गुजार दे, वक्त रुकता कहाँ किसी के लिए, क्यों ना हंस कर गुजार दे। चलिए, बिल्कुल शक्ति, जो किसी चीज़ की अगर शुरुआत अच्छी होती है तो आगाज़ अच्छा होता है, तो अंत भी बिल्कुल अच्छा ही होता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्कार।